सच है तो दिखेगा। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 का नाम अनलॉक 1 कर दिया है। अनलॉक 1 क्यों? क्योंकि इसमें कुछ छूटें आपको मिलेंगी, लेकिन लॉकडाउन का दायरा अब बढ़ गया है। दायरा बढ़ ऐसे गया है कि अब ये लॉकडाउन 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा, यानी 30 दिनों का ये लॉकडाउन है। इस 30 दिन के लॉकडाउन में आपको काफी कुछ रियायतें तो मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना है। ध्यान ये रखना है कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इसको नाम दिया है अनलॉक 1 का। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी कंटेनमेंट जोन में, और बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये छूट तो मिलेगी लेकिन धीरे धीरे 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी जो लॉकडाउन के सारी नियम है, कायदे हैं वो। और सबसे बड़ी चीज कि धार्मिक प्रतिष्ठान जो है, धार्मिक जो जगह हैं वो खोले जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उन्हें खोल दिया जाएगा। 1 से 8 जून के बीच में आपको बता दें कि रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। देश के सभी हिस्सों में रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि ये अभी जो था वो 7 बजे शाम से लेकर के सुबह 7 बजे तक था, अब वो 9 बजे से कर दिया गया है, सुबह 5 बजे तक। दूसरे चरण जो अनलॉक 1 का होगा उसमें हो सकता है कि स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का निर्णय लिया जाए। हालांकि ये निर्णय फिलहाल राज्य सरकारों को दिया गया है कि आप अपने जगह की स्थिति देखिए। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेज के बारे में तो यहां सोचा भी नहीं जा सकता। तो लॉकडाउन 5 में इसे नाम दिया गया है अनलॉक 1 का। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या छूट मिली है। बहुत सारी छूटें मिलेंगी आपको, लेकिन वो छूटें धीरे धीरे मिलेंगी। अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं तो कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी, तमाम पाबंदियां कंटेनमेंट जोन में रही जाएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन्हें खोल दिया जाएगा, लेकिन यहां भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। देश के सभी हिस्सों में रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामान के लिए यह कर्फ्यू नहीं होगा। अभी ये कर्फ्यू जो है वो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होता था अनलॉक 1 के दूसरे चरण में, यानी ये अनलॉक 1 का पहला चरण है। इसके बाद एक और चरण आएगा, उसमें स्कूलों और कॉलेजों पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अनलॉक में दूसरे चरण में वो फैसला राज्य सरकारों के अधीन होगा। तो अनलॉक 1 जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला है, लेकिन इस बड़े फैसले के साथ चुनौतियां भी बड़ी हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है सरकार के पास। हम इसे ही समझने की आज कोशिश कर रहे हैं कि अनलॉक 1 का स्वरूप कैसा होगा, इस अनलॉक 1 में चुनौतियां क्या क्या होंगी। हमारे साथ जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई है, धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं और रांची से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, जमशेदपुर चलते हैं। अन्नी, अनलॉक 1 जैसा ही ऐलान हुआ, चूंकि अब झारखंड में धीरे धीरे छूट मिल रही है, लेकिन जमशेदपुर से अभी लगातार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है, और औद्योगिक राजधानी अगर कहा जाए झारखंड की जमशेदपुर को, तो उसमें भी कोई संशय नहीं। तो अनलॉक 1 और लगातार कोरोना मिलने का सिलसिला, कैसी प्रतिक्रियाएं जमशेदपुर से आ रही हैं? देखिए, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी कपड़ा दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। जो छोटे छोटे ढाबे चलते हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, उनके मालिक लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। अब सोशल डिस्टेंसिंग एक कल्चर में आ गया है भारतीय, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर लोग अपने जो गतिविधियां संचालित करते हैं तो धीरे धीरे इस छूट के साथ सरकार भी थोड़ी लिबरल होगी, थोड़ी और उदार होगी, और धीरे धीरे जो छूटें मिलेंगी। लेकिन जो चिंता का विषय यह है भारतीय की जमशेदपुर एक अरसे तक ग्रीन जोन बना रहा। पूरे देश में जब ऐसी स्थिति थी कि लगातार संख्याएं बढ़ रही थी, जमशेदपुर ग्रीन जोन बना हुआ था। और जब प्रवासी मजदूर आने शुरू हुए, श्रमिक ट्रेनें चलनी शुरू हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं कि नतीजा क्या है। और अब तो है 79 हो गई, माफ कीजिएगा 79 अब हो गए टोटल मिलाकर। आज अकेले 27 मामले आए हैं और इन सबकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो अभी तक गनीमत यही है भारतीय कि जो भी आ रहे हैं उसमें से जो 99% हैं वो बाहर के लोगों के ही आ रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की रही है, जो यहाँ आए हैं। जो शहर के लोग हैं उसमें से 3 लोग ही पाए गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली से एक परिवार आया था, 3 सदस्य आए थे, तो बाकी 3 सदस्यों को
कोरोना फैल गया घर में। बाकी अन्य जितने भी मामले आए सब बाहर का ही ट्रैवल हिस्ट्री ये हो रहा है। तो ये अभी तक गनीमत है, लेकिन देखिए धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। अभी सूचना मिल रही है कि मानगो के दाईगुट्टू को बनाया जा रहा है। अभी सूचना मिल रही है कि 2 लोग, जो 27 मामले हैं उसमें से 2 लोग होम क्वारंटीन थे, बाकी तो क्वारंटीन सेंटर में थे। अब ये 2 लोग कहाँ कहाँ संपर्क में आए होंगे अपने इलाकों में, उसके जरिए कम से कम 30 या 40 लोगों को तो क्वारंटीन किया जाएगा या आइसोलेशन में डाला जाएगा। अगर उनके संपर्क ज्यादा हुए होंगे तो फिर वहां फैलने का खतरा है। तो ऐसे में जब ये छूट मिलेगी तो इसको सामंजस्य से बैठाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अभी जब कड़ाई है तब आप देखते हैं कि कई बार हम लोग धज्जियां उड़ाती तस्वीरें दिखाते रहे इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में कई जगहों से। तो जब अगर छूट मिलेगी तब अगर अराजकता का वातावरण होगा तो ये देखना होगा कि ये अराजकता का वातावरण ना बने, लोग उस कल्चर को अपनाएं, क्योंकि ये औद्योगिक राजधानी है भारतीय। आप जानते हैं कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा उद्योग हैं जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है। टाटा मोटर्स भी अब खुल गई है, तो उस पर जो जुड़ी 1000 कंपनियां हैं और उससे जुड़े जो अन्य हजारों लोग हैं जो उन हजारों उद्योगों से जुड़े होते हैं, सब के चेहरे पे मुस्कान है और सब ये वादा करना चाहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और हो भी रहा है भारतीय। तो धीरे धीरे इसके बीच सामंजस्य बिठाते हुए कोरोना के संक्रमण से बचते हुए भी बढ़ना है और पैनिक भी नहीं होना है। देखिए भारतीय, मैं आपको बता दूं, 5 लोग डिस्चार्ज हो गए टीएमएच से। शुरू में ही तय कर दिया था प्रशासन ने कि टीएमएच में ही इलाज होगा। आप देखिए सबको टीएमएच में लाया जा रहा है और अगर टीएमएच में दिक्कत होगी, बढ़ेंगे संख्या, तो फिर और भी 2 हॉस्पिटलों को चिन्हित पहले से करके रखा गया। एक हाईवे पर है उमा हॉस्पिटल और दूसरी इस बात की भी तैयारी की जरूरत पड़ेगी तो टाटा के जो अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 5 लोग ठीक हो गए, उनके कोई सिम्टम नहीं थे, कोई दवाइयां नहीं चली, अच्छा खानपान, बेहतर खानपान, मेडिटेशन, काउंसलिंग, इनके जरिए टीएमएच ने ये इलाज किया और 5 लोग चले गए। तो इसको भी देखना होगा हमें कि झारखंड में डेथ रेट्स क्या है। पैनिक नहीं करना है। अगर ये मान लेना है कि ये फैल रहा है, हम जहां तक हो सके उसको रोकते हैं, लेकिन अगर नहीं रोक पा रहे हैं कहीं पर तो डरना नहीं है कि कोरोना अगर आ गया तो इसका मतलब मरना है। ये इस चीज को तो निकाल देना होगा दिमाग से। पूरे भारत में अगर आप आंकड़ों को गौर करें और तुलना करें तो जरूर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप ठीक होने वाले से तुलना जब करेंगे तो उसका तब आप देखेंगे कि ग्राफ बहुत बेहतर है दूसरे देशों की अपेक्षा। तो अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा करके सकारात्मक सोच के साथ, सामंजस्य बिठाते हुए, छूट के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अनुशासन के साथ, तब हम आगे बढ़ सकते हैं भारत। बिल्कुल। चलिए यही सवाल अभिषेक आपसे भी कि अनलॉक 1 धनबाद के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए, क्योंकि कोयला, अगर देश की कोयला राजधानी धनबाद है और ऐसी स्थिति में अनलॉक 1 कई रियायतें तो मिल रही हैं लेकिन बंद भी उसी तरीके का रहेगा, तो क्या धनबाद से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है अनलॉक 1 को लेकर? देखिए अभिषेक, इस मामले को लेकर चूंकि अभी तो जानकारी लोगों को मिल ही रही है और चैनलों के माध्यम से जो दर्शक इस वक्त में देख रहे हैं उन्हें अभी अभी पता चला है और गाइडलाइन जैसे जैसे ये मैसेज टीवी के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही है तो लोग चाहते भी थे कि थोड़ा अब सहूलियत मिलने की जरूरत थी, क्योंकि लोग अब पहले से जो अगर कहें कि 68 दिनों का ये वक्त बहुत लंबा अवधि होता है अभिषेक। अगर आप पूरे लॉकडाउन में देखें तो पहला लॉकडाउन 10 जो है वो 21 दिनों का था, इसके बाद दूसरा जो है वो 17 दिनों का था, तीसरा 14 दिनों का और फिर और चौथा जो है ये भी 14 दिन का कल पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पिछले अगर टोटल समय जोड़ देते हैं तो ये 68 दिन हो जाते हैं। अब पहली बार जो है 1 महीने का लॉकडाउन बढ़ाई गई है, मतलब इतनी लंबी अवधि की लॉकडाउन कभी नहीं बढ़ाई गई। 21 दिन सबसे ज्यादा अवधि का रहा, 21 दिनों का, इस बार सीधे 30 दिन की बढ़ा दी गई। इसके बावजूद भी सरकार ने जो रियायतें दी है वो बहुत मार्केबल है, क्योंकि इस बार राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी, ये बड़ी सहूलियत है। इसके अलावा लोगों को अगर कहें कि बहुत सारी चीजें राज्य पर छोड़ दी गई है, सीधे तौर पर कहें तो केंद्र ने अपनी ओर से गाइडलाइन तो दिया है लेकिन कुछ मामले उसने राज्य पर छोड़ दिए हैं। और सहूलियत की बात है तो ट्रेनों का परिचालन भी 1 जून से शुरू हो रहा है। 100 अगर कहें कि 100 रूटों पर ट्रेन और कम से कम 100 ट्रेन शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों को आने जाने की भी फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन एक बात और है कि कंटेनमेंट जोन वाले जो इलाका है उसी पर सरकार की ज्यादा फोकस होगी। जहां जहां मरीज मिलेंगे हम उन क्षेत्रों को घेराबंदी करें, वहां पे धारा 144 लगाकर कर्फ्यू लगा दे, ये चीजें करना होगा। क्योंकि अब ये ध्यान रखना होगा कि अब पूरे के पूरे जिला को हम कंप्लीट आइसोलेट करके नहीं रख सकते, पूरे उद्योग धंधा को आइसोलेट करके नहीं रख सकते। इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को पहले छूट दिया, फिर शहरी क्षेत्रों को छूट दिया। अब जो है धार्मिक जो हमारे
संस्थान है, धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहां भी 8 तारीख के बाद छूट देने की इजाजत मिलने वाली है। स्कूल कॉलेजों को भी छूट देने का जो निर्णय है वो राज्यों पर छोड़ दी गई है। तो अब कुल मिलाकर का है कि ये जिंदगी का हिस्सा हो गया है। लॉकडाउन में जिंदगी को अब एक तरह से अपने तरीके से जीने के लिए आपको सोशल डिस्टेंस अपने जीवन में उतार लेने की जरूरत है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम भीड़ में जाएं तो हमें कैसे बचना चाहिए, हम बाजार जाएं तो कैसे जाएं, रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है तो रेस्टोरेंट में हम जाएं तो कैसे बचे। तो ये सारी चीजों का मनुष्य को या हम सभी भारतीयों को अपने जीवन में ये तरीके अपना लेना होगा, क्योंकि जिंदगी बड़ी लंबी है और ये कोरोना की अवधि बड़ी छोटी है। लेकिन ये कोरोना जितने दिन रहेगी उतने दिन ये कहर मचाएगी, और इस कहर से बचने का एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। अगर जरूरत नहीं हो तो बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, इस बात का ध्यान रखना होगा। अभिषेक, दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार को एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिशा निर्देश दे दिया है कि लॉकडाउन में अनलॉक तो रहेंगे लेकिन चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्रवासी मजदूर अपने घरों में लौट चुके हैं, बहुत हद तक रास्ते में है, आ भी रहे हैं। तो अब समस्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी है, क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, चाहे अस्पतालों में जहां कहीं भी क्वारंटाइन करके रखे गए हैं, उन सभी पर विशेष निगरानी की जरूरत है। जैसे लगातार मरीजों की संख्या आप झारखंड में ही ले तो विस्फोटक स्थिति है, एक एक दिन में 30-35 मरीज निकल जा रहे हैं। आज भी हालत जो है, आज भी धनबाद में पुटकी में एक महिला मरीज कंफर्म हुई जो दिल्ली में, तो 18 मरीज धनबाद में हो चुका अब तक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये मरीजों की संख्या घटती बढ़ती रहेगी, ठीक भी होते रहेंगे और इसी में जीवन चलाने की भी मजबूरी है। जैसे कुछ लोगों ने अभी धनबाद जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का मैं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया में अभी आया मैसेज कि उन लोगों ने सरकार से, राज्य सरकार से मांग किया है कि हमारे इस अगले जो लॉकडाउन है उसमें भी हमारे को जो है पाबंदियों के साथ, शर्तों के साथ छोड़ दें ताकि हम अपना रोजगार कर सके। और बात सही भी है, 68 दिनों तक सबका रोजी रोटी बंद है। तो सवाल यह है कि क्या अल्टरनेट करके हम उद्योग धंधे जो व्यापार है उसको व्यापारिक संस्थानों को चलने की इजाजत दे सकते हैं। जैसे हम ऑफिस को खोलने की इजाजत दिए, उसी तरह से दुकानों को, जैसे एक दिन अगर हमने घड़ी के दुकानों को इजाजत दी, एक दिन हमने जूता चप्पल की इजाजत दे दी, एक दिन कपड़े के दुकानें की इजाजत दे दी, एक दिन इस तरह से 1 या 2 दिन सप्ताह में, इस तरह से क्या होगा कि जब लगातार अल्टरनेटिव करके रखेंगे तो भीड़ भी नहीं होगी और दूसरा कि लोगों को भी ये याद हो जाएगा कि हमें कौन सा दिन कौन सा सामान जाके लेना है और जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि खाने पीने के राशन के अलावा जीवन में बहुत सारी जरूरत है। किसी को चश्मा भी टूट गया होगा तो चश्मा की जरूरत पड़ सकती है, किसी को जरूरत पड़ सकती है, अब बहुत सारे हैं जीवन में, बहुत सारी जरूरतें हैं जो अन्य सामानों की, उसकी भी आपूर्ति अब जरूरत हो गई। दूसरा है कि अगर उद्योग धंधे और व्यापार को खोलेंगे नहीं और डिमांड बढ़ेगी नहीं तो कोई उत्पादन होगा क्यों, और उत्पादन होगा तभी जब वो सप्लाई उसको सही ढंग से होगी। तो सप्लाई और डिमांड की जो चेन सिस्टम वो ठीक करना होगा और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इस वक्त में अर्थव्यवस्था जो बेपटरी हो चुकी है उसको वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों हो या शहरी क्षेत्रों में उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इजाजत देनी होगी, सशर्तों के साथ उनको जो है वो जो सोशल डिस्टेंस वाली बात है, सोशल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर खरीदारी करने आता है या कोई सामान बेचता है तो वो इस बात को भूले नहीं कि हम कहीं पर कोरोना, क्योंकि हर कोई ये बात मान के चले कि सामने वालों को कोरोना है और हमें उससे बचना है, बस इतना ध्यान रखे, इतना अगर कर ले तो शायद वो कोरोना से बच जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं सैनिटाइज होते रहिए, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि हम जिस चीज को छू रहे हैं, पता नहीं कि अगला व्यक्ति ने जो छुआ है वो उसके साथ क्या किया होगा। तो हम सैनिटाइज होते रहे, अपने खुद भी सैनिटाइज हुए, साफ सुथरा के महत्व को समझे। तो जीवन में साफ सफाई, अपना सोशल डिस्टेंस ये उतार लगा, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अभिषेक, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते और ये पूरा कब तक चलेगा कहा नहीं, सरकार भी इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। 1 महीने का लॉकडाउन बढ़ा दिए और ये आगे कब तक चलेगी कोई भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, सरकार को भी नहीं पता, क्योंकि सरकार भी कितनी पसोपस भी आप सोच रहे हैं। इस वक्त में पूरे देश में हालत जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पूरे देश में अगर कहें कि विस्फोटक स्थिति है और ये तादाद और बढ़ने वाली है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर वापस लौट आए हैं, दरअसल प्रवासी मजदूर नहीं कहें, उन्हें प्रवासी कहना ठीक नहीं होगा, वो अपने देसी मजदूर हैं जो किसी काम से अपने ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले गए हैं। तो वो हमारे भाई बंधु हैं जो वापस लौट रहे हैं। देखिए झारखंड सरकार कितनी हिम्मत दिखाई, हमारे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में फंसे हुए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे हुए भाई हैं हमारे, उनको वापस लाई, हेलीकॉप्टर वहां पे उनको जो है हवाई जहाज से लाई।
ट्रेन से लाई। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये प्रवासी मजदूर इस वक्त में फंसे हुए थे, वापस आए, लेकिन खतरा है कि उन्हें रोजगार भी देना है, सुरक्षित भी रखना है, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमें वो सारे चीजों को, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। तो अब हमें इसी में जीना है, इसी में मरना है, लेकिन एक बात याद रखना है कि हमें सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, डरना नहीं है। सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें डरना नहीं फिर है। मुश्किल ये होगी। बहुत बड़ी बात कही अभी अभिषेक आपने। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, रांची से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? अभी चूंकि ऐलान तो हुआ ही है, अभी तो पूरी तरीके से ये भी साफ नहीं हो पाया है कि लोगों के सामने, आम लोगों तक तो अभी नहीं पहुंचा है कि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस हैं क्या, लेकिन फिर भी जो त्वरित टिप्पणियां आपके सामने आई होंगी, लोगों का क्या कहना है अनलॉक 1? देखिए, लोगों का ये मानना है कि शायद इसमें छूट मिली है, और जो लॉकडाउन का फेजेज चल रहा था, 4 लॉकडाउन फेज हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट है 4th का, तो शायद इसमें बहुत सारी छूटें मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये राज्य सरकार के अधीन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रियायतें होंगी जो राज्य सरकार तय करेंगी। और जो झारखंड में हालात हैं, आप बता रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी लोगों को बता रहे हैं। अभी आपने देखा कि 26/7 लगभग 33-34 केसेस थोड़ी कुछ घंटे के में आए हैं, और कल भी 46 केसेस आए थे। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि किस प्रकार से दोनों काम हो, एक तो लोगों की आर्थिक गतिविधियां भी चले और लोग संक्रमण से बचे भी। तो संक्रमण से बचने के लिए सरकार को सख्ती बरतनी होगी, जिसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां दिख रही है। आप देखें, कुछ एक ऐसे दृश्य आपको दिखेंगे जो आपको कहीं न कहीं निराश करेंगे, चिंतित करेंगे। आप राजधानी रांची की ही बात करें, कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहा है। कई दुकानों का दृश्य ये है जहां पर लोग इन चीज़ों को नहीं देखते कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बरतनी चाहिए। लेकिन सरकार इसको इन्फोर्स कर सकती है, सरकार ठीक है, उनके अधिकारी थोड़े थक गए हैं, 2 महीने से ये हालात हैं, उनके कामकाज एक तरीके के मोनोटोनस हो गए हैं। लेकिन अभी वक्त लापरवाही का नहीं है, शिथिलता का नहीं है, सुस्ती बरतने का नहीं है। जो फॉर्मूला कहा गया है, आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये थ्योरी है कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। कई देशों में कर्फ्यू लगे हुए हैं, कई जगहों पर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को इतना टाइटली इन्फोर्स किया जा रहा है कि आप जानते भी हैं। लेकिन झारखंड में कहें, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें टूट रही हैं। आर्थिक गतिविधियां शुरू हो, लेकिन इसका कौन मॉनिटरिंग करेंगे? देखिए, राशन की दुकानें खोली हैं, आरंभ से खुली हुई हैं, और दवा की दुकानें खुली हुई हैं। मैं देखता हूं कि दवा की दुकानों में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पालन किया जा रहा है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन राशन की दुकानों की हालत देख लीजिए, उन जगहों पर खासकर जहां पर ज़्यादा आबादी है, घनी आबादी है, वहां की राशन दुकानों में इस तरह के फॉर्मूले का कंप्लायंस नहीं हो पाता है। तो ये कौन देखेगा? इसलिए कहीं न कहीं ऐसे सरकार को, यानी सरकार को अपने जिला प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित कराने का आदेश दिया जाना चाहिए कि अगर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन दिखता है, वहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे दुकानदार जो इसे नहीं मानते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, और उन्हें कहीं न कहीं। यहाँ अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी, आपसे तो इस बारे में पहले भी चर्चा हुई, आज फिर से अनलॉक 1, ऐसी स्थिति, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं, इस देश में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हमें पुलिस एम्प्लॉय करवानी पड़ रही है, पुलिस डिप्लॉय हो रही है, तब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ऐसी स्थिति में अब हम अनलॉक 1 को लेकर के कितने आशान्वित हैं? अजय। देखिए अभिषेक, सीधे सीधे शब्दों में आप इसे यूं समझिए कि धीरे धीरे हम और आप पूरा तंत्र अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन 1 हुआ था, उस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच था, उन्होंने कहा था कि अभी लॉकडाउन होगा और चीज़ें धीरे धीरे करके खोला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को धीरे धीरे पटरी पर लाने की एक प्रक्रिया है। 30 या 31 मई के बाद चीज़ों को अचानक से खोल दिया जाता तो ये बातें जाती, ये मैसेज आता कि अब सब कुछ समान सा हो गया है।
लिहाजा देखेंगे ये जो परिभाषा आई है कि अनलॉक 1 कायदे से यदि केंद्र की सरकार चाहती तो लॉकडाउन 5 भी इसका नाम दिया जा सकता था, लेकिन केंद्र की सरकार ने कहा कि नहीं, अनलॉक 1 बोलेंगे इसको। ऐसा इसलिए कि धीरे धीरे करके, क्योंकि जान है जहान है, लेकिन जान भी है और जहान भी है, दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाना है। ये अच्छी बात यह है कि कई ऐसे उद्योग, कई ऐसी चीज़ें जो अब तक बंद थी, जैसा कि न्यूज़ 11 के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली होगी कि 8 जून के बाद से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, होटल्स खुल जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक से सब कुछ खोल देने से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती चीज़ें, लोगों को ये समझ में आता है कि अब सीधे सड़क पर निकल जाना है, भीड़ लगा लेना है। तो ये कायदे से पूरी तरह से कुछ शंकाएं जरूर है, आपकी चिंता बेशक जायज़ है, लेकिन चीज़ों को बंद करके रखना भी कहीं से मुनासिब नहीं होगा। तो लिहाजा हम पूरे तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 जुलाई से ये पूरी तरह तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसा कि केंद्रीय सरकार ने भी कहा है, केंद्र सरकार ने, कि 1 जुलाई से परीक्षाएं भी होंगी, CBSE की जो परीक्षाएं पेंडिंग है। तो जून के बाद से चीज़ें समान तौर पे पटरी पर लौटेंगी। कुछ नियम कायदे हो सकता है लागू हो, लेकिन ये मानकर चलिए कि हम लोग अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अनलॉक उसी की परिभाषा है कि अब ज़्यादा बंदिशें नहीं रहेंगी। और चर्चा यहाँ तक भी है कि हो सकता है कि 1 जून से झारखंड की सरकार कुछ ऑटो जिनके पास पहले से परमिट है बाकायदा, वो उनको भी खोलने का रास्ता साफ होगा। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे करके अचानक से खोलने की कोई मतलब नहीं था। लिहाजा हम लोग अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अनलॉक 1 उसी का नाम दिया गया है। जुलाई के बाद से मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। अभिषेक, चलिए, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, अनलॉक 1 को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कि आप हमारे साथ जुड़े। अजय, अन्नी और अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को और थोड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि लॉकडाउन की क्या कुछ तस्वीरें हो सकती हैं जमशेदपुर, धनबाद, रांची के परिप्रेक्ष्य में, और दिल्ली से हमारे साथ ऋषिकेश भी जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। अनलॉक 1 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपको तमाम शहरों से क्या प्रतिक्रिया है वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि अनलॉक 1 में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आपके लिए क्या है अनलॉक 1 में। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन 5.0 का नाम जो है वो अनलॉक 1 कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में अब पूरी पाबंदी रहेगी और धीरे धीरे बाकी जगहों पर छूट दी जाएगी, एक बार में छूट नहीं मिलेगी। 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगी। इसके अलावा अनलॉक 1 में दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए अब किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अगर आपको कोई जरूरी सामान लेना है तो आपके लिए कर्फ्यू लागू नहीं है। पहले यही चीज 7 बजे से रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होती थी। स्कूल कॉलेज खोलने पर अनलॉक 2 में चर्चा हो सकती है, फिलहाल इसके आसार नहीं है। राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के अधिकृत किया गया है कि भाई आप अपने राज्य की स्थिति देख लें। अगर आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज आप में खोले जा सकते हैं तो अनलॉक 1 के बाद आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब चुनौतियां भी, चुनौती सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती, दूसरी चुनौती कि कोरोना वायरस को रोकना भी है। तो ये 2 चुनौतियों को साथ साथ लेकर के सरकार को चलना है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो अनलॉक 1 में ये 2 चुनौतियां दोनों सरकारों के सामने है। कोरोना का फैलाव रोकना है और फैलाव रोकने के साथ साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखना है, क्योंकि जो लोग, अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो जो लोग कोरोना से बच जाएंगे तो वो भूख से मर जाएंगे। तो जमशेदपुर से अन्नी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अन्नी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अन्नी, जो लोग कोरोना से बच जाएंगे, अगर आर्थिक स्थितियां, चूंकि 2 चुनौती की अभी हम बात कर रहे हैं, पहली चुनौती आर्थिक स्तर पर है, दूसरी चुनौती कोरोना रोकने की। अभी आपसे बात हो रही थी तो आप यही बात बता रहे थे कि जमशेदपुर जिस तरीके से अब हब बन करके निकला है, कोरोना हब, और आर्थिक हब भी जमशेदपुर है।
तो ये दोहरी चुनौती जमशेदपुर के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल रहने वाली है। क्योंकि जमशेदपुर में अगर कंपनी भी खोलनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा, थोड़ी सी भी चूक हुई और कोरोना अंदर घुस जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे देखें अन्नी से? भारती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनुशासन को कायम रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कल्चर को अपनाते हुए, उस संस्कृति में कार्य करते हुए और सावधान होते हुए आगे बढ़ना है। और ये थोड़ा मुश्किल भी है, खासकर हमारे देश में जब लॉकडाउन के दौरान हमने आपको इतनी सारी स्टोरीज दिखाई जिसमें कई बार जो है सोशल डिस्टेंसेस की धज्जियां उड़ती दिखी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 90% जो है एक कार्य संस्कृति तो आ ही गई है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जरूर जागरूक हुआ है और मीडिया की भी बहुत अहम भूमिका रही है। भारती, तो अब तो अनलॉक जो 1 की आप बात कह रहे हैं, उस और जो ये देश चल पड़ा है, तो ये जरूरी भी है, क्योंकि आपने जैसा कहा अभी कि जो कोरोना से बच जाएंगे वो भूख से मर जाएंगे। आप देखिए अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कपड़ा व्यवसायी रोजाना मांग कर रहे हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आंदोलन की चेतावनी दे रखी है कि अगर उनको दुकानें खोलने का नहीं दी गई अगर इजाजत, तो वो आंदोलन करेंगे। आप देखिए एक छोटी सी भी अगर आप दुकान या रेस्टोरेंट का उदाहरण लीजिए, तो उसमें अगर मान लीजिए कि 30 या 20 लोग भी काम करते हैं, तो उनके परिवार को आप गिन लीजिए। एक घर में अगर 5-7 आदमी होगा तो कितना प्रभावित हो रहे हैं लोग, क्योंकि आप कितना खाना खिलाएगा किसी को। हम लोगों ने जो कवरेज की है, इतना हम लोगों ने दिखाया कि पुलिस ने खाना खिलाने का काम किया, तमाम संस्थाएं सड़कों पर हैं, वो लोगों को खिला रही हैं। एक नई संस्कृति जो है वो नित्य प्रतिदिन डेवलप हो रही है, लेकिन आखिर इसका कोई ना कोई अंत तो है कि कब तक ऐसा होगा। और कई सारे तो ऐसे सेक्टर्स हैं भारतीय जिनको तो हम छू भी नहीं पाए। आज हम लोग कलाकारों की बस्ती में गए थे जहाँ कलाकार रहते हैं, वहां पे हम लोगों ने उनकी जो हालत देखी कि वो तो इतने स्वाभिमानी है कि वो जाके मांग के खा भी नहीं सकते, लेकिन राशन उनके घर पर भी नहीं है क्योंकि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको कार्यक्रम करने दिया जाए जिसमें 1 हाथ की दूरी पर वो खड़े होकर नृत्य या अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करेंगे, इससे उनके मन का अवसाद भी दूर होगा। तो कोरोना के इस काल में कई ऐसे सेक्टर्स हैं भारतीय जिन पर अगर हम गहराई से सोचें, सिर्फ मजदूर नहीं, उन लोगों पर भी गहराई से सोचें जो लोअर मिडिल क्लास है, जो ऑटो चालक हैं, जो मांग कर नहीं खा सकते हैं जाकर, लेकिन वो भी दिक्कत में हैं, उन सब के बारे में अगर सोचिए तो ये जिंदगी रुक सी गई है, देश रुक सा गया है। तो क्या हम ऐसे इस बीमारी का सामना करेंगे? कई बीमारियां आई, देखिए इन्फ्लुएंजा से मिलता जुलता है जो इसका सिम्टम है कोरोना का। अब जो दौर आया भारतीय, कोई सिम्टम नहीं। जमशेदपुर में जितने लोग भर्ती हुए टीएमएच में, किसी का कोई सिम्टम नहीं था भारतीय। सिर्फ एक लड़की, उसका एक हिस्ट्री था ऑपरेशन का, तो उसकी तबीयत खराब थी और उसको सीसीयू में डाला गया, अब उसकी भी हालत स्थिर है। 5 लोग जो है डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और इन लोगों को कोई दवाइयां नहीं दी गई थी। इन लोगों को बेहतर खान पान दिया गया, इनको मेडिटेशन की सुविधा दी गई, इनकी काउंसलिंग की गई, तो इस तरह से इलाज हुआ है टीएमएच में। तो आप इसको भी देखिए, तो हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा कि बगैर पैनिक क्रिएट किए, बगैर डरे, बगैर भयादोहन के कैसे हम अनुशासन के साथ आगे बढ़े। अब देश को ये मान लेना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को ये सोच लेना होगा कि अब जो हमारी संस्कृति है वो 1 हाथ की दूरी पर हमें खड़े रहकर बात करनी है, 1 हाथ की दूरी पर ही सारे कार्य को करना है। आप देखिए एक सवाल ये उठा था कि शराब की दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग को अब जिंदगी का हिस्सा बना लेना, निकुल मिलाकर के बात यही है। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। ऋषिकेश, अनलॉक 1, सबसे पहले तो दिल्ली से प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं और अनलॉक 1 में क्या कुछ बदला नजर आने वाला है? दोनों बातें आपसे जानना चाहेंगे। ऋषिकेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी खामी है। हम ऋषिकेश के पास वापस जाएंगे। एक बार फिर से हम अजय के पास चलते हैं। अजय, 2 बातें। पहली बात यह है कि आपने अनलॉक 1 आज देख लिया कि अनलॉक 1 का ऐलान हो गया। दूसरी बात यह कि आपने एक और तस्वीर देखी, कल भी वो तस्वीर देखी थी, आज भी ये तस्वीर देखी कि मजदूरों को एयरलिफ्ट करके और झारखंड मंगवाया गया। तो इन 2 तस्वीरों को और उसके बाद फिर अनलॉक 1 को हम एक फ्रेम में ला करके देखते हैं तो कहां नजर आता है? देखिए अभिषेक, पूरी तरह से आप यूं समझ लीजिए कि राज्य सरकार की समस्याएं बढ़ने वाली है। राज्य सरकार का जो अपना तंत्र है उसकी समस्याएं बढ़ेंगी। देखिए एक तरफ आप अनलॉक 1 भी कह रहे हैं, कई चीज़ों में रियायत भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है, उनकी टेस्टिंग भी होगी। यदि वो कोरोना पॉजिटिव ईश्वर न करे, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची के बटन तालाब के पास, जहाँ से बसें पाकुड़ के लिए निकली, दुमका के लिए निकली, चाईबासा के लिए निकली, बोकारो के लिए निकली, इन तमाम लोगों की टेस्ट होंगी। क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकलता है,
तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ने एक तरह से राज्य सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं इस अनलॉक 1 के माध्यम से। आप रेस्टोरेंट खोलने की बात कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, होटल भी खुल जाएंगे, कर्फ्यू में ढील दी गई है, मुझे लगता है कि कई अन्य गाड़ियां भी चलने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद से प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। इन तमाम चीज़ों में देखिए लगातार मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार का जो अपना तंत्र है और उसको और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये पूरे का पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जैसा कि कहा गया है कि आप अपने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो आप निर्णय ले लें। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे कि क्या कुछ ऐसा एहतियात कदम होगा कि हम अपने प्रवासी भाइयों की भी सुरक्षा कर सकें, उन्हें रोजी रोजगार से जोड़ सकें, उनके लिए काम भी उपलब्ध करा सकें। दूसरी तरफ अनलॉक 1 है तो तमाम तरह के होटल भी खुलेंगे, सड़कों पर गाड़ियां भी नजर आएंगी, लोगों की भीड़ भी नजर आएगी। इन सब के बीच आप सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा की भी बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या तमाम जगहों पर पुलिस की तैनाती होगी? तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई कि लोग कितने ज़्यादा कॉशस रहते हैं इस मुद्दों को, इन तमाम चीज़ों को लेकर। केंद्र ने तो कह दिया कि हम अनलॉक 1 में चले गए और उसके बाद से राज्य सरकार को कह दिया कि आप तय कर लीजिए कि आपको स्कूल कॉलेज खोलने हैं कि नहीं, खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे। यानी कि एक ऐसा होमवर्क राज्य सरकार के माथे आ गया है जिसका तुरंत से निदान मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा। कई प्रकार की कवायदें राज्य सरकार को करनी होगी, न सिर्फ झारखंड बल्कि कई राज्यों को इससे जूझना होगा कि आखिर कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि प्रवासी भाइयों के आने का सिलसिला जब तक लगातार जारी रहेगा, इस बात की भी आशंका रहेगी कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि इस आशंका के साथ राज्य सरकार ने अपना होमवर्क भी किया होगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, क्या कुछ होता है देखिए सब कुछ आने वाले दिनों में तय होगा। और इन सब के बीच एक्सपर्ट यह भी कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के जो एक्सपर्ट हैं, एम्स के कई जानकार का कहना था कि जून से लेकर 1 जून से लेकर जून 15 तक कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में अचानक से उछाल आएगा, यानी कि संख्या बढ़ेगी। फिर अनलॉक 1 की भी बात हो रही है। ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाती है, कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि राज्य सरकार की इसमें चुनौती ज़्यादा बढ़ गई है। यदि पूरी तरह से लॉकडाउन 5 होता तो ये बातें मानकर चली जाती कि केंद्र के नियम है उसको फॉलो करना होगा। आपने एक प्रकार से ढील भी दे दी, राज्य सरकार को कह दिया कि आप तय कर लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार का जो अपना तंत्र है, अपना जो उनका पूरी तरह से चीज़ों को चलाने के लिए जो तरीके हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। और ख़ासकर झारखंड जैसे राज्य के लिए जहां पर कि धीरे धीरे गांव तक में मामला चला रहा है कोरोना का, ये तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता न सिर्फ राज्य सरकार के अपने तंत्र को करनी होगी, बल्कि हमें और आपको और झारखंड के वैसे लोगों को जो बाहर के राज्यों से झारखंड लौट रहे हैं, उनकी भी महती जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे वो अपने आप को सेव कर रखें। 2-3 तरह की बातें सामने आ रही है। कोई ये कहता है, केंद्र सरकार के ही कई मंत्रियों का कहना है कि हमें और आपको अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। फिर अनलॉक 1 की बात हो जाती है, फिर होटल रेस्टोरेंट खोलने की बात हो जाती है। ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि राज्य सरकार को थोड़ा और होमवर्क करने की ज़रूरत होगी कि हम इन चीज़ों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठा पाएँ। तो ये चुनौती होगी सीधे सीधे राज्य सरकारों इसी चुनौती पर बात करेंगे अजय, इसी चुनौती पर बात करेंगे, साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि आज आप जब धुरवा गए थे कोरोना की जो खबर थी उसके सिलसिले में, तो वहां आपको क्या नजर आया, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन अभिषेक फिलहाल धनबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी अन्नी से हमारी बात हो रही थी और बहुत अच्छा उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कई ऐसे तबके हैं जिसके बारे में अब तक बात ही नहीं हुई। जैसे कलाकारों की वो बात कर रहे थे कि भाई वो कलाकार जो है वो अपना उनके लिए तो आज जो है जीने मरने की स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है। ऑटो चलाने वाले, बस चलाने वाले, बस में जो कंडक्टर्स हैं, जो ऐसे छोटे छोटे काम करके और जो लोग अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो ऐसे लोगों के लिए तो अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं आई। जो भी पहल आई है वो सबसे निचले तबके के लिए आ जाती है, लेकिन उससे ऊपर वाला जो मध्यम वर्गीय तबका है उसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं। और धनबाद ऐसे ही छोटे छोटे व्यवसायियों का गढ़ है, बहुत ही छोटे छोटे व्यवसाय, हार्ड कोक और इस तरीके की चीजें वहां पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में धनबाद में क्या नजर आएगा? और ये मसला
अन्नी मैडम ने जो बातें कही ये सही है, क्योंकि देखिए दो बातें हैं यहाँ पे जो ऑटो से जुड़े हुए जो लोग हैं, करीब 15,000 की संख्या में ऑटो चलते थे शहर में, जो विभिन्न स्टेशनों से अगर कहें या विभिन्न रूटों से चलते थे। अभी सभी के सभी उनके कारोबार बंद है। अब ऑटो चालकों के लिए वो मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है। कई ऑटो चालकों ने तो सब्जी बेचकर अपने किसी तरह से अपने भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की हालत खराब है। अगर सरकार की ओर से अगर किसी का एनरोलमेंट है या किसी कहीं पे मान लीजिए पीडीएस में अगर उनका जुड़ा हुआ है तो तब तो अनाज मिल गया है, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनको कोई मदद नहीं मिली है और वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दूसरा संकट है कि जो रोजी रोटी चला रहे थे, देखिए इस वक्त में मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, उनकी तो चिंता नहीं है, करोड़पति हैं उनकी चिंता नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है या मध्यम वर्ग से नीचे के व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे दुकान चलाते थे, चप्पल जूता का दुकान हो, घड़ी का दुकान हो, चश्मा का दुकान हो या फिर मोबाइल का दुकान हो, जरा उनके बारे में सोचिए कि अगर उनकी लंबी अवधि तक अगर दुकानें बंद रही, गारमेंट्स के जो कपड़े के दुकान है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, परिवार बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो इसकी चिंता भी करनी होगी और इसीलिए एक बात जो है उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है जो आपने कहा कि हार्डकोक इंडस्ट्री के बारे में, हार्डकोक इंडस्ट्री अभी भी सरकार ने इजाजत दे दी है, लेकिन 100 से ज्यादा हार्डकोक इंडस्ट्रीज में 2-3 को छोड़ दीजिए तो सभी के सभी अभी भी बंद पड़े हैं, शुरू ही नहीं हो पाई है। अब उसके कई कतिपय कारण हैं। एक तो हार्डकोक इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में उनको प्राइम वहां यहाँ जो कोक चाहिए हार्डकोक भट्टा को चलाने के लिए, वो अभी उनको कोयला उपलब्ध नहीं हो पाया है। मजदूर भी अभी डरे हुए हैं, जो मजदूर वापस गए हैं वापस नहीं आए हैं, और दक्ष लोग, प्रशिक्षित लोगों को कोई कहीं पे आप कहीं काम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम है जो सामान्य मजदूर नहीं कर सकते, उसके लिए टेक्निकल ही काम कर सकता है। तो बहुत सारी समस्या आई है। इसके अलावा जो संकट आया है कि ऐसी स्थिति जो परिस्थिति आई है उसमें ज्यादातर मजदूर हो या बड़े उद्योगपति हो, सबकी हालत एक जैसी है और अब सोशल डिस्टेंस का पालन भी कराना है। उनको वहां पे अगर रखना है तो उनको मेहनताना मजदूरी भी देनी है और आय का साधन इतना घट चुका है कि जो व्यवसायी है उनके अपने लिए कम पड़ रहा है तो वो दूसरे को क्या खिलाए। तो रोजगार का संकट है और एक बड़ी बेरोजगारी जो है आन पड़ी है। आपको बता दें कि इस वक्त में बेरोजगारी की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए कंपनियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, लोगों की अपनी रोजी रोटी बंद है। अब सोचिए कि कोई दुकान है उसमें 4 स्टाफ काम करते हैं तो उस दुकानदार के साथ। चलिए एक बार ऋषिकेश के पास भी चलते हैं। अभिषेक, ऋषिकेश, दिल्ली से अनलॉक 1 को लेकर के फिलहाल क्या प्रतिक्रियाएं, सियासी प्रतिक्रियाएं क्या, और क्या कुछ बदला इस अनलॉक 1 में हमें देखने को मिलेगा? अभिषेक, देखिए जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है वो ये है कि आंकड़ों को जो अनलॉक 1 नाम दिया गया है वो दरअसल 1 सप्ताह का लॉकडाउन का एक्सटेंशन है जी। 1 जून को लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही थी और जो अनलॉक 1 जिसे कहा जा रहा है उसमें जो रियायतें शुरू हो रही है वो 8 जून से है, यानी कि बीच का 1 सप्ताह का और एक्सटेंशन हुआ है तमाम शर्तों के साथ जो पहले शर्तें थी। मसलन 7 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक आप नहीं निकल सकते हैं। 8 जून के बाद आप 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नेता ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप घर में रहोगे तो फिर सड़क पर नहीं जाओगे तो अब आप सड़क पर आ जाओगे। अनलॉक 1, देखिए 2 दिनों तक इसको लेकर बैठक चली। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के साथ 2 घंटे तक बैठक की। आज भी वो बैठक सुबह में 10 बजे से लेकर 12, साढ़े 11, पौने 12 बजे तक जारी रहा और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। आज जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ जिसको अनलॉक 1 कहा जा रहा है, तो देखिए तमाम खास करके जो इंटर ट्रांसपोर्टेशन था वो खोल दिया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं, लेकिन साथ ही जो क्लाउजर 1 देखिएगा, एनेक्चर 1 की जो धारा है उसमें लिखा गया है कि वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को या उनके राज्य की सीमाओं को दूसरे राज्यों के आने वाले मुसाफिरों से खतरा है तो वो बंद कर सकते हैं। दिल्ली में भी सबसे ज्यादा, देश की राजधानी में सवाल इसी को लेकर उठाए जा रहे हैं कि बगल में अगर आपको गुड़गांव जाना हो, जैसे हम लोगों ने राजेंद्र सिंह के निधन के वक्त में जाने की कोशिश की थी तो बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर सील है और बगैर पास के आप जा नहीं सकते हैं। वो आज भी जारी है। जब आप देर शाम तक
जा सकते हैं। आने वाले मुसाफिरों की तादाद लंबी है और 2 किलोमीटर लंबा लाइन है। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया अनलॉक 1 में कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकते हैं। केंद्र सरकार की कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि उसके स्थानीय प्रशासन को खतरा है या वहां संक्रमण का खतरा है तो वो अपने सीमाओं को सील कर सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। ये जरूर बात है कि बहुत सारे धार्मिक संगठनों से, प्रतिष्ठानों से जब इधर 1-2 दिन पहले राम जन्मभूमि में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, केंद्र की सरकार की अनुमति से राज्य सरकार ने अपना इसका निर्णय लिया, तो बहुत सारे धार्मिक संस्थानों ने, हम आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अन्य जो संत सभा है, वो लोगों का कहना था, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मौजूदा दौर में अगर कोरोना के संक्रमण के खिलाफ विज्ञान नतमस्तक है तो आप आस्था के केंद्र को खोलिए, लोग प्रार्थना करेंगे, लोग हवन करें और उससे कोरोना भागेगा। तो एक राहत की बात है कि 8 जून से धार्मिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की है उसमें उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो अभी अंडर कंसिडरेशन का मामला है, उस पर अभी समीक्षा जारी है। समीक्षा करके राज्य सरकार उस पर अपना निर्णय ले, ये स्पष्ट कहा गया है। मॉल, अस्पताल, मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन वो फेज वाइज रखा गया है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे करके है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 30 दिनों तक ये जो अनलॉक डाउन का जो पहला चरण है वो 30 जून तक जारी रहेगा। बहुत सारे राज्यों ने इस बात का ऐलान किया था कि हम अपनी सीमाओं को नहीं खोलेंगे, 14 दिनों का जैसे बढ़ा दिया था, लेकिन कुछ और कंडीशन दिए गए हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और पनिशमेंट का विधान रखा गया है। जो एपिडेमिक एक्ट है 2005 का, उसके तहत आप सार्वजनिक जगहों पे गुटखा या थूकना जैसी चीजों को आप नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। तो तकरीबन 4 पेज का जो गृह मंत्रालय का लॉकडाउन आया है उसमें चीजें दर्शाई गई है अनेक्सर वाइज, अनेक्सर 1, अनेक्सर 2, अनेक्सर 3। लेकिन 4 चरणों में इन अनलॉक 1 को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पहली राहत की बात यही है कि धार्मिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। इसकी आज़ादी 8 जून से मिल गई है, इसका आदेश मिल गया है। जो मेट्रो लाइफलाइन कहा जाता है महानगरों की, वो अभी तक असमंजस में है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बार्बर को लेकर के, सैलून जो कहा जा रहा था कि लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, उस पर भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया, उस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से बंदिशों में ढील नहीं दी गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो जो अनलॉक 1 का जो पूरा खाका है वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, मुख्य सचिवों से और खुद गृह मंत्री ने अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उसकी प्रतिक्रिया है, लोग अब ये कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए जब राज्य सरकार पर छोड़ना ही था, उनका निर्णय छोड़ना ही था, उनके पाले में गेंद डालनी ही थी, तो फिर इतना वक्त आपने क्यों लगाया। लेकिन गृह मंत्रालय के पास अपना इंटरनल रिपोर्ट था, WHO का उनके पास सिफारिश था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही सिफारिश की थी प्रधानमंत्री कार्यालय को कि 15 जून तक कम से कम ये लॉकडाउन को की अवधि को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन काफी दबाव था। शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी, लोगों को जरूरी सामान नहीं मिलता था, लेकिन अब वो मियाद 2 घंटे और बढ़ाई गई है, 9 बजे तक नहीं आप घूम सकते हैं इंडिविजुअल। लेकिन एक बात ये भी तो है, अनलॉक है या जो लॉकडाउन 5 है, तो राज्य सरकारों से जब इसके बारे में केंद्र का डिस्कशन हुआ तो करीब करीब जितने राज्य थे तमाम राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की ही सिफारिश की थी। यह बात भी तो सामने आई थी। देखिए, क्योंकि अभिषेक आप जानते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर हालात में है, देश के तमाम राज्यों की। देखिए, कुछ महानगरों को छोड़ दें, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, यहाँ पे जो मेडिकल की सुविधा है वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ज्यादा है। लेकिन अगर आप रांची, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर फिर भी थोड़ा ठीक है, आप लोहरदगा, अन्य जगहों पे चले जाए तो आपके जिला अस्पताल की हालत काफी खराब है। जो डाटा दिया जा रहा है, जो विरोधी सवाल उठा रहे हैं
कि हमारे यहाँ कैंसर से मरने वालों की तादाद कितनी है साल में, तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। सुसाइड करने वालों की तादाद जो आंकड़े हैं वो 3.25 करोड़ बताए जा रहे थे, और पूरे वर्ल्ड में कोरोना से मौत की संख्या तकरीबन 2.something करोड़ के आसपास है। तो कहा जा रहा है कि मौत के आंकड़े तो स्थानीय वजह से बढ़ रहे हैं, जो स्थानीय मौसम की वजह से होते हैं। जैसे आप देखिए कि खास करके झारखंड हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ कभी चमकी बुखार, कभी डेंगू, कभी लू, कभी लू के थपेड़ों में बहुत सारी मौतें हुआ करती थी। तो राज्य सरकारों के पास पाले में गेंद डालने का मतलब है कि जो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस बात की कह रही है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, एग्जिट प्लान नहीं है। आपको अभी अगर आपको तय करना था तो आपने वो कारोबारी सेक्टर को छूट देने के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की। आपने राज्य सरकार पर अब पाला डाल दिया कि आपकी स्थिति खराब हो तो इसका जिम्मेवारी आप समझे, अगर आपके यहाँ संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। केंद्र सरकार ने अपने तरफ से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार ने ये फैसला किया है कि वो नहीं हम उड़ाएंगे, उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। मेट्रो को चलाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। समीक्षात्मक बैठक होगी और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। तो अनलॉक 1 में कोशिशें जरूर है, खोलने की तैयारियां जरूर है, लेकिन अभी भी सरकार पर सवाल है। देखिए वो तब है जब आज सरकार अपना दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही थी और कल प्रधानमंत्री 11 बजे मन की बात कहेंगे, तो मन की बात में संभवतः हो सकता है कि, और आज उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जिक्र था। उन्होंने कहा कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन हमसे गलती हो सकती है, हमारी समझ में कमी हो सकती है, आपकी समझदारी पर पूरा भरोसा है। तो एक कंट्रोल करने की कोशिश, और देखिए राजनीतिकरण भी हो रहा है। जिस तरीके के सरकार के पास आंकड़े हैं, खास करके रोजगार को लेकर के, खास करके आर्थिक मोर्चे को लेकर के 20,000 करोड़ का जो ऐलान किया गया उसका शोर नहीं सुनाई दे रहा है, और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए सियासत भी हो रही है, ये चुनौती विपक्ष की तरफ से इसी चुनौती की बात हम कर रहे थे ऋषिकेश, इसी चुनौती की बात कर रहे हैं। अजय जी एक बार आपके पास भी आते हैं, इसी चुनौती की बात कर रहे थे अभी हम। अजय आपके पास हम जब पिछली बार आए थे तो यहीं पर हम अपना सवाल छोड़ गए थे। आज आप धुरवा भी गए थे। धुरवा में आपने देखा होगा कि कोरोना पीड़ित मरीज निकल गया। सवाल लेकिन अभी चुनौती यही है कि कोरोना लगातार निकल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में हमें रियायत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो कोरोना से नहीं मरेगा, अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो वो भूख से मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार की चुनौतियों के बारे में क्या कहें? बिल्कुल अभिषेक, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि देखिए तमाम चीज़ों को लॉक करके समस्या का समाधान नहीं होना है। देखिए जब प्रधानमंत्री लॉकडाउन 1 के पहले स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, उसमें विजय हुए थे, सत्य की विजय होगी, और ये कोरोना का युद्ध 21 दिनों तक चलेगा। लेकिन भारत की जनता कुछ सवाल भी जानना चाहेगी कि लॉकडाउन 1 21 दिनों का हुआ, उसके बाद लॉकडाउन 2 हुआ, फिर लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 हुआ, लॉकडाउन 1 से हमने कितनी राहत पाई, लॉकडाउन 2 क्यों करना पड़ा था, लॉकडाउन 3 से कितना हम कोरोना से जंग जीत पाए, लॉकडाउन 4 आया उससे हमें कितनी राहत मिली। अब जबकि अनलॉक 1 होने जा रहा है तो क्या वैसी वजह है? आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने नहीं कहा कि लॉकडाउन आप तोड़ दीजिए, लेकिन अब जबकि ये बात हो रही है कि राज्य सरकारों की सहमति है, लेकिन लॉकडाउन 1 की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार की सहमति के बगैर केंद्र सरकार ने कठोर निर्णय लिया था। अब जबकि ये अनलॉक 1 हो रहा है तो वैसे लोगों की भी चिंता करनी चाहिए जो मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, कपड़े की जिनकी दुकान है, जिनके छोटे छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने की दुकान है, जूते चप्पल के हमारे अभिषेक धनबाद के सहयोगी बता रहे थे, तो इनकी भी चिंता कौन करेगा। आपने होटल रेस्टोरेंट खोलने की बात जरूर कह दी, लेकिन जो ऑटो वाले जिनके घरों में पिछले 60 दिनों से 70 दिनों से ऑटो जस का तस पड़ा हुआ है, वो जमा पूंजी से खा पी रहे थे, राज्य सरकार के जो तमाम सहयोग की तरह से उनका घर का चूल्हा जल रहा था, इनके बारे में भी सोचना होगा कि आखिर इनकी आजीविका कैसे चलेगी, क्या कुछ रास्ता हो सकता है। बिल्कुल राज्य सरकार के पास ये निर्णय का अधिकार है कि वो अपने तरह से किन किन क्षेत्रों में रियायत दे सकती है, ये केंद्र ने कहा रखा है। बिल्कुल राज्य सरकार चाहे तो बिल्कुल ये चुनौती बहुत बड़ी है, ये चुनौती बहुत बड़ी है। एक बार फिर से अन्नी का रुख करते हैं, जमशेदपुर चलते हैं हम।
जमशेदपुर के लिए अगर हम लॉकडाउन के अब तक के इस पूरे सफर को देखें, लॉकडाउन 1 से अब लॉकडाउन 5 का भी ऐलान हो गया है, भले वो अनलॉक हो गया है, अन्नी कितना सफल रहा ये लॉकडाउन, आगे इसमें कितनी सफलता देख रही हैं? और देखिए अभी हम अनलॉक की बात कर रहे हैं भारती, और यहाँ पर अब कड़ाई करने की बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए आज 27 मामले सामने आ गए हैं। कुछ देर पहले डीसी ने बैठक की है तमाम पदाधिकारियों के साथ, और ये तय हुआ है कि जो होम क्वारंटीन किए जा रहे हैं उन पर अब विशेष निगरानी रखी जाएगी, और अगर उल्लंघन पाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो थोड़ी सी जो होम क्वारंटाइन को लेकर जो थोड़ी ढिलाई थी उस पर अब कड़ाई बरतने जा रहा है प्रशासन भारती। तो एक तरफ हम ढिलाई की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कड़ाई की भी बातें हो रही है। आपको बता दूं कि बहुत सारे इलाके में देश के दुकानें खुल गई हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर में कपड़ा की दुकानें खुल गई हैं और कई इलाकों में कपड़े की दुकानें खुली हैं। यहाँ पे नहीं खोली गई हैं क्योंकि ये राज्य के हिस्से में आता है, राज्य जब निर्देश देगा तब ऐसा किया जाएगा। कई जो व्यवसायी हैं वो लगातार खोलने की मांग कर रहे हैं। अब जब ये अनलॉक का दौर आएगा और अभी के हम पूरे जो पुराने जो लॉकडाउन रहे उस पर नजर डालें तो काफी दिनों तक ग्रीन जोन बना रहा जमशेदपुर। उसके पीछे प्रशासन की कवायद भी थी। लगातार जो है अधिकारियों ने कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के अपने कार्यक्रम चलाए, जागरूकता चलाया, कड़ाई की। हर दिन अरेस्टिंग होती है लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर भारती। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद जब बाहर से लोग लगातार आने लगे, ट्रेनें आने लगी, तो फिर ये कवायदें धरी की धरी रह गई। और अब लगातार आप देखिए हम गिन रहे हैं कि हर दिन कोरोना के कितने मरीज हैं। तो इसके लिए तो शुरू से ही जो जिन 5 राज्यों में फैला था भारतीय कोरोना, उन 5 राज्यों को सील करके वहां पे मजदूरों को ये व्यवस्था करनी चाहिए थी केंद्र सरकार को कि वे वहां से नहीं निकलते, वहां उनके भोजन पानी का, उनके काम का प्रबंध किया जाता, उनके मन को भी बहलाया जाता और उनकी काउंसलिंग भी की जाती ताकि उन तक सही संदेश पहुंचता सरकार का, और तब ऐसे दिन नहीं आते। लेकिन अब चूंकि वो शुरुआत में ही गलती हो गई और अब उसके बाद अब खोल दिया गया कि अब जिसको जहां जाना है जाए, तो अब नई नई समस्याएं सामने आ रही है। इतने सारे मजदूर यहाँ पर आ गए भारतीय, अब उनको रोजगार नहीं है। राज्य सरकार के सामने चुनौती है उनको रोजगार देने की। आपके पास जो मौजूदा बेरोजगारों की फौज है, उसके साथ साथ जो बाहर से छोड़ कर आए अपना काम धंधा, वो जो जाना नहीं चाहते, उनको रोजगार देने की चुनौती है। तो लॉकडाउन का जो ये सिलसिला आपने पूछा भारती, तो बहुत अच्छा रहा। 80% तक प्रशासन को आपको यहाँ रैंकिंग देनी चाहिए। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा यहाँ अरेस्टिंग भी हुई है लॉकडाउन उल्लंघन का। सक्सेसफुल माने इसे जमशेदपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिषेक, यही सवाल आपसे, लॉकडाउन 5 अब तक धनबाद ने भी देखे, 5वां लॉकडाउन अब हम देख रहे हैं कि अनलॉक 1 भले उसका नाम हो, क्या धनबाद के परिप्रेक्ष्य में इसे सफल माना जाए, असफल माना जाए, क्या समझें इसे? देखिए, असफलता की बात तो नहीं कहेंगे, सफल ही मानेंगे, क्योंकि धनबाद जैसे बड़ा जिला, अगर धनबाद के जिला की बात करें तो इस वक्त में 10 प्रखंडों के बीच में अगर कहें तो अभी तक 5 प्रखंडों में सीधे तौर पर धनबाद का बघमारा, निरसा, धनबाद और बलियापुर, इन प्रखंडों तक जो है अभी तक कोरोना के कोई ना कोई मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर अभी तक 18 मरीज मिले। लेकिन उसके बावजूद भी धनबाद की एक बड़ी आबादी, 30 लाख से ज्यादा की आबादी है, और उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि 18 मरीज मिले हैं पिछले 68 दिनों के इस कार्यकाल में, लॉकडाउन की अवधि में, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं कहेंगे। हाँ, आगे क्या रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी कहें तो प्रशासन ने जो सख्ती दिखाई है उसका नतीजा सामने है, और जनता ने भी अपनी ओर से दिखाया है। देखिए, अभी जाके थोड़ा सा हम सब एकदम यूजुअल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बीच अब जो भय है थोड़ा कम हो गया है, या थोड़ा डर कम हो गया। लोगों को लग रहा है कि अब इसी के साथ जीना है, तो अब अपना काम भी करते रहना है, तो थोड़ा भय कम हुआ है, सोशल डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, या लोग सड़कों पर यूं ही आने लगे हैं। मार्केट बाजार भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा खुल गए हैं, तो थोड़ा लोग मार्केटिंग भी करने लगे हैं। लेकिन सवाल यहीं पे है कि हम जितना किसी चीज को बहुत लाइट लेंगे, खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बेवजह हम घर से बाहर नहीं निकले, जरूरत है तो जरूर निकलिए। 24 घंटा आवश्यक सेवा खुली हुई है। अब दवा का दुकान कहाँ बंद है, डॉक्टरों की कहाँ पाबंदी है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये कोरोना की महामारी जो है ये मेडिकल इमरजेंसी है, और अभिषेक, मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकली अपने आप को बचाव रखना, फिट रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। हर भारतीय, हर झारखंडी का ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, राज्य को, देश को सुरक्षित रखे। ये उसका पहला। देखिए, हर किसी को यह बात ध्यान रखना होगा कि संविधान में 2 चीज स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य भी है। अगर 6 आपके साथ अधिकार है तो 10 कर्तव्य है।
और उस 10 कर्तव्य में एक कर्तव्य यह भी है कि बहुत- हम अपने बहुत- परिवार, बहुत- राज्य बहुत और सही देश। बात अभिषेक, बहुत सही बात आपने कही है कि संविधान जो है वो अधिकार और कर्तव्य आपको दोनों बताता है, आपके अधिकार भी बताता है, आपके कर्तव्य भी बताता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी आपका भी, और अभिषेक आपका, और साथ में अजय लाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कि लॉकडाउन जो अब अनलॉक 1 के नाम से इस 5वें चरण में जाना जाएगा, उसका क्या कुछ स्वरूप होने वाला है, क्या इंपैक्ट रहने वाला है, इन सब के बारे में चर्चा हुई। लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी बात यही है कि कोरोना आपके दरवाजे पर है, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।